मैंने दरवाजे की चिटखनी लगा दी। ड्राइंग रूम की बत्ती बुझी हुई थी, खिड़कियों पर भी पर्दे खिंचे हुए थे, जिसकी वजह से वहां घुप अंधेरा था। मगर जी मेरा बंगला था, मैं उसके कमरों से खूब वाकिफ था। अपने कमरे में आते ही मैंने बत्ती जला दी। कमरा एकदम रोशन हो गया। मेरा पलंग उसी तरह लगा था। मेज पर गर्द की हल्की सी तह जमी हुई थी। शेल्फ में किताबें वैसे ही लगी थी। मैंने पहला काम ये किया कि फौरन अपने देहातियों वाले कपड़े उतार कर स्लीपिंग सूट पहना और गुसल खाने की बत्ती जलाकर अपना चेहरा देखा। मेरी दाढ़ी बढ़ाई थी, चेहरे का रंग जरा जरा सांवला हो गया था, चेहरा कुछ उतर भी गया था। मैंने मुंह हाथ धोया, बालों में कंघी फेरी। इतने में बाहर से चौकीदार की आवाज बुलंद हुई, कौन है? बाहर आ जाओ नहीं तो गोली चला दूंगा। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में से गुजरकर बाहर लॉन में आ गया। सामने मेरा गुरखा चौकीदार हाथ में बंदूक ताने पोजीशन लिए खड़ा था। मुझे देखते ही उसने बंदूक नीचे कर ली और मुझे सलाम किया। सर आप कब आए सर? मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया कि वो कहाँ मर गया था। अगर मेरी जगह कोई चोर बंगले में आ जाता तो कौन जिम्मेदार होता? चौकीदार ने कहा। वो टहलते टहलते दूसरे बंगले की तरफ निकल गया था। वो मुझसे माफिया मांगने लगा। उसका टहलते टहलते दूसरे बंगले की तरफ जाना मेरे हक में बेहद सूदमंद साबित हुआ था। मैंने उसे वार्निंग दी कि अगर आइंदा उसने ऐसी हरकत की तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मैं रात को 10 बजे के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान में अपने बॉस से वायरलेस सेट पर कोड वर्ड्स में बात कर सकता था। सोचा क्यों ना अपने बॉस को उधमपुर के थंडर बेस की तबाही का हाल बताऊं। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। जेबी साइज का वायरलेस ट्रांसमीटर बंगले के सामने वाले बरामदे के कोने में एक पुराने दरख्त के नीचे छुपा कर रखा हुआ था। गुरखा चौकीदार बाहर गेट पर मौजूद था, लेकिन उसे मैं किसी काम से भेज सकता था। मैंने अलमारी में जो रुपए रखे हुए थे उनमें से 10 रुपए का एक नोट निकाला और बरामदे में आकर चौकीदार को आवाज दी। वो गेट की तरफ से साहब कहता हुआ भागकर मेरे पास आ गया। मैंने उसे 10 रुपए का नोट देकर कहा, मेरे पास सिगरेट खत्म हो गए हैं, उधर चौक में जाओ, अगर कोई दुकान खुली है तो सिगरेटों का एक पैकेट ले आओ। चौकीदार को मेरी खुशनुदी हासिल करने की अशद जरूरत थी। उसने मुझसे बिल्कुल न कहा कि इस वक्त सिगरेटों की दुकानें कहाँ खुली होंगी। बोला, अभी लाता हूँ साहब। 10 का नोट लिया, बंदूक मेरे हवाले की और डबल मार्च करता हुआ बाजार की तरफ चल दिया। जब वो मेरी नजरों से ओझल हो गया तो मैंने दरख्त के पास जाकर ईंटों को एक तरफ हटाया। गड़े में से टीम की डिब्बी में रखा हुआ छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला, ईंटों को उसी तरह जोड़ा और अपने कमरे में आ गया। मैंने ट्रांसमीटर ऑन करके उसकी खास फ्रीक्वेंसी मिलाई और जब दूसरी तरफ से एक खास किस्म की टोन बार बार बुलंद होने लगी तो मैंने अपना कोड वर्ड बोल दिया। दूसरे लम्हे में कोड अल्फाज में अपने बॉस से बात कर रहा था। वो बहुत खुश था। उसने मुझे बताया कि उनकी इंटेलिजेंस ने थंडर बेस की मुकम्मल तबाही की रिपोर्ट उसे कल ही दे दी थी। बॉस ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि मैंने अपने मुल्क और मिल्लत की खातिर एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। फिर उसने कहा कि 20 अक्टूबर को वो मुझे 11 बजे रात के बाद एक खास पैगाम देगा। मैंने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। कमरे से निकलकर अंधेरे ड्राइंग रूम से चलता हुआ बरामदे में आया। माहौल का गहरी नजर से जायजा लिया और इंतहाई होशियारी के साथ चलता हुआ दरख्त के पास गया और ट्रांसमीटर को खुफिया जगह पर छुपाकर ऊपर ईंटें और घास फूस डाल दिया। फिर बरामदे में आ गया और यूं टहलने लगा जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूँ। इतने में मुझे दूर से अपना चौकीदार तेज तेज कदमों के साथ आता हुआ नजर आया। खुदा जाने ये शख्स कहाँ से मेरी ब्रांड के सिगरेटों का पैकेट ले आया था। मैंने पैकेट उससे लिया और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। मैं इस कदर थका हुआ था कि नरम नरम गद्दे पर गिरते ही जैसे मेरा अंग अंग दर्द करने लगा। मैंने बत्ती बुझा दी और फौरन ही गहरी नींद सो गया। कई रातों की बेख्वाबी थी। ऐसा सोया कि दूसरे दिन दोपहर के वक्त आंख खुली। चौकीदार बरामदे में आ गया। मुझे मालूम था कि चौकीदार वहां मौजूद होगा। मैंने उसे नाश्ते के लिए दूध, अंडे और डबल रोटी लाने के लिए कहा और हिदायत की कि नौकरानी को जाकर इतला कर दे कि साहब शिमले से वापस आ गए हैं। वापस कमरे में आकर मैंने गर्म गर्म पानी से गुस्ल किया, शेव बनाई, खद्दर का कुर्ता पाजामा और सफेद खद्दर का ही कुर्ता पहना। चौकीदार दूध रोटी वगैरह ले आया था। मैंने खुद ही नाश्ता तैयार किया। नाश्ते के बाद चाय की दूसरी प्याली बनाकर मैं बरामदे में ही बेद की आरामदेह कुर्सी पर बैठकर अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगा। मैंने कुछ रोज पहले के अखबार भी देखे, मगर उनमें से किसी अखबार में उधमपुर वाले थंडर बेस की तबाही की खबर नहीं छपी थी। कुदरती बात थी कि हुकूमत इस खबर को कभी नहीं छपवा सकती थी। मेरी अभी 2 दिन की छुट्टी बाकी थी। अभी मैं अपने दफ्तर में किसी को फोन नहीं करना चाहता था। सुजाता को भी मैंने टेलीफोन पर अपने आने की इत्तला नहीं दी थी। चाय खत्म करके मैंने अखबार तय करके तपाई पर रखा और अपने कमरे में आकर पलंग पर बैठकर शिमले वाले होटल की कॉल बुक करवा दी। उसके बाद सुजाता को फोन किया। उसकी माता जी ने फोन उठाया। मेरे वापस आने का सुनकर वो बेहद खुश हुई। उन्होंने बताया कि सुजाता ऑफिस गई हुई है। मुझे मालूम था, मगर मैं उसकी माता को अपनी आमद की खबर पहले करना चाहता था। सुजाता मेरी आवाज सुनकर बोली, किशन तुम कब आए? मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आती।
तुम बहुत बुरे हो, मुझे कभी कोई खुशी हासिल करते नहीं देख सकते। मैंने यूं ही बहाना बनाया कि एक खास वजह से मुझे शिमले से अचानक आना पड़ गया। वैसे मैं तुम्हें रोज याद किया करता था। सुजाता ऑफिस में ज्यादा जज्बाती नहीं हो सकती थी। उसके कोलीग उसके करीब ही बैठे थे, मगर उसकी आवाज में जज्बात के वफूर को मैं पूरी तरह महसूस कर रहा था। उसने कहा कि वो ऑफिस में से निकलकर सीधी मेरे पास आ रही है। फोन बंद करके मैंने ट्रंक कॉल की, एक बार फिर याद दहानी करवाई। इतने में नौकरानी भी आ गई, नमस्कार करके किचन में चली गई। मैंने किचन में जाकर कुछ रुपए दिए और कहा कि सब्जी तरकारी शाम के लिए ले आए। इतने में फोन की घंटी बजी। मैं भागकर अपने कमरे में आया। शिमले वाले होटल का मैनेजर बोल रहा था। मैंने उसे कहा कि मुझे अचानक चंडीगढ़ से दिल्ली आना पड़ गया है, लिहाजा मेरा अटैची केस और बिस्तर वगैरह पैक करके मुझे बाई एयर बुक कर दिया जाए। मेरा पता होटल वालों के पास था। उससे फारिग होने के बाद मैंने पहला काम ये किया कि अपने इंटेलिजेंस के चीफ सेक्रेटरी नंबर 2 को दफ्तर फोन किया। कैप्टन कहो, तुम्हारी सेहत अब कैसी है? मैंने कहा, भगवान की कृपा से अब मैं पहले से बेहतर हूँ। इस बार वहाँ मौसम खराब था, कल दफ्तर आ रहा हूँ। सेक्रेटरी नंबर 2 का लहजा और बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे मेरे आने का पहले से पता चल गया हो। बोला, जरूर आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। जैसे उसे पहले से यकीन हो कि मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूं। ये बात मेरे लिए किसी खतरे के सिग्नल से कम नहीं थी। मैंने अपने आप को मजीद चौकस रखने और मोहतात रहने का फैसला कर लिया। 4:30 बजे सुजाता आ गई। वहां के रिवाज के मुताबिक आते ही अपना खुशबुओं भरा सर मेरे सीने के साथ लगा दिया। उसने जामनी रंग के फूलदार साड़ी पहन रखी थी, बालों में पिंक कलर की तलियां सजी हुई थीं और उसके लिबास से बड़ी रोमांटिक खुशबू आ रही थी। फिर मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, किशन डार्लिंग, तुम पहले से कमजोर क्यों हो गए हो? तुम्हारा रंग भी सांवला हो गया है। पहाड़ पर जाकर तो लोग गोरे हो जाते हैं। मैंने उसके माथे की बिंदिया पर उंगली रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास रहा हूँ। 3 दिन बुखार रहा। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो कहीं बाहर चलकर खाना खाते हैं। चौकीदार से मैंने अपनी गाड़ी साफ करवा ली थी। सुजाता को अपने साथ बिठाया और हम नई दिल्ली के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में आ गए। इस रेस्टोरेंट की धीमी धीमी रोशनियों वाली फजा मुझे हमेशा पसंद रही थी। मैं और सुजाता हफ्ते में एक बार यहाँ खाना खाने या कॉफी पीने जरूर आते। हमने खाना खाया, फिर कॉफी आ गई। सुजाता कॉफी बनाते हुए कहने लगी, किशन, तुम्हारी मोहलत खत्म होने में थोड़े दिन बाकी रह गए हैं डार्लिंग। अब अगर तुमने पिताजी से और मोहलत मांगी तो वो समझ जाएंगे कि तुम मुझसे ब्याह नहीं करना चाहते। और सुनो, मैं तुम्हें सच कहती हूँ, फिर मुझे भी यकीन हो जाएगा कि तुम मुझसे नहीं किसी और से प्रेम करते हो। मैंने सुजाता की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। अभी मुझे इस हिंदू लड़की की जरूरत थी। मोहब्बत मुझे उससे कभी भी नहीं थी। वैसे भी एक कमांडो अपने मकसद के सिवा और किसी शय से मोहब्बत नहीं करता, मगर सुजाता की वजह से वहाँ की ऊंची सोसाइटी में एक फैमिली मेंबर की हैसियत से जाना पहचाना जाता था और मेरी किशन मेहता की एक शनाख्त बन चुकी थी। मैंने उसे कहा, सुजाता, तुम सपने में भी कभी ख्याल न करना कि मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। वो झंझुला कर बोली, तो फिर तुम्हें शादी में क्या एतराज है? मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसे थपथपाते हुए कहा, शांति सुजाता, शांति। मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हें ब्याह कर अपने पास ले आऊंगा। सुजाता के चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई। उसने नजरें नीची कर लीं और कॉफी के प्याले में चम्मच हिलाने लगी। हम जिस मेज पर बैठे थे वो रेस्तरां के दरवाजे के करीब ही दीवार के साथ वाली थी। हमारी मेज पर भी दूसरी मेजों की तरह एक धीमी रोशनी वाला टेबल लैंप जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में हमारे चेहरे साफ नजर आ रहे थे। रेस्तरां की बाकी फजा नीम रोशन थी। मैं सुजाता से प्यार भरी बातें भी कर रहा था और मजे से कॉफी की चुस्कियां लेते हुए आला सिगरेट के हल्के हल्के कश भी लगा रहा था। रेस्तरां का दरवाजा खुला और 2 साढ़ेपोश लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। वो किसी बात पर पहले ही से हंस रही थीं। उनमें से एक लड़की का चेहरा मुझे कुछ शनासा महसूस हुआ। मैंने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा तो वो अपनी सहेली के साथ वहीं रुक गई। अब वो भी मुझे गौर से देख रही थी। 1 सेकंड से भी कम वक्त में मेरे जहन के एल्बम ने कई वरक उलट दिए। कई लड़कियों की तस्वीरें मुझे दिखाई। इतने में वो लड़की हमारी मेज के करीब आकर बोली, हेलो सर, क्षमा कीजिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब सुजाता भी चौंकी कि ये लड़की कौन है। बड़ी फैशनेबल ग्लैमरस किस्म की लड़की थी। सांवली रंग, चमकीली आंखें और गले में मोतियों का हार। मैंने सुजाता से थोड़ी देर के लिए माजरत चाही और लड़की के साथ एक तरफ आ गया। वो भी अपनी सहेली से अलग हो गई। वो कहने लगी, सर, आपने मुझे पहचाना नहीं, मगर मैंने आपको पहचान लिया है। मैं उषा की सहेली हूँ। आप उधमपुर उषा को छोड़ने हमारे होटल में आए थे। अब सारी बात खुलकर मेरे सामने आ गई। जिस रोज मैं उषा को, जो असली कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड थी और अंबाला से उससे मिलने जम्मू आई थी, उसके होटल छोड़ने गया तो ये लड़की वहां पहले से बरामदे में खड़ी थी और फिर उषा के साथ मुझे देखते हुए मुस्कुराते हुए ऊपर चली गई थी। मैं मोहतात हो गया। मैं उसे एक खाली मेज पर ले गया। मैंने उसे पूछा, उषा कहाँ है?
उस लड़की ने गमगीन लहजे में कहा, सर आपको तो मालूम ही है कि मेरी सहेली उषा उधमपुर अपने बॉयफ्रेंड कैप्टन मल्होत्रा से मिलने गई थी। उसने उससे फोन भी किया था, लेकिन क्या आपको नहीं मालूम कि वहाँ कितना बड़ा हादसा हो गया है? सर आपको तो जरूर मालूम होगा। मैंने जल्दी से कहा, हाँ मुझे मालूम है। तो क्या? उषा की सहेली ने दुखी लहजे में कहा, हाँ उषा का बॉयफ्रेंड वहीं मारा गया जहां भयानक धमाका हुआ था। उस रात धमाकों से सारा उधमपुर और जम्मू शहर हिल गया था। माय गॉड, अब भी वो रात याद आती है तो दिल कांप उठता है। उषा तो बेहोश हो गई थी। दूसरे रोज वो किले की तरफ जाना चाहती थी, मगर मिलिट्री पुलिस ने उसे जाने नहीं दिया। सर उषा को अब भी यकीन है कि कैप्टन मल्होत्रा जिंदा है और उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस ने किसी खास मसलहत की वजह से छुपा रखा है। मैंने कहा, वो कहाँ है? मेरा मतलब है उषा अंबाला में ही है। उसकी सहेली ने उसके जवाब में एक गहरी सांस भरकर कहा, वो अंबाला ही में है, मगर अपने बॉयफ्रेंड के गम में बीमार हो गई है। सर कल की फ्लाइट से दिल्ली अपनी फूफी के पास आई हूँ। उषा कल सुबह मुझे कह रही थी कि कैप्टन मल्होत्रा मरा नहीं, जिंदा है। सर आपका क्या ख्याल है? आप भी तो उसी महकमे में थे। मैंने फौरन तरदीद करते हुए कहा, नहीं मैं उस महकमे में नहीं था। मेरा कैप्टन मल्होत्रा से कोई संबंध नहीं था। वो तो ऐसा हुआ कि एक शख्स ने उषा को ये कह दिया कि मैं कैप्टन मल्होत्रा हूँ। उसकी सहेली बोली, लेकिन सर आपने तो अगले दिन टेलीफोन पर बात करवाने का वादा किया था। मैंने उषा की सहेली को आहिस्ता बोलने की तलकीन करते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस। उषा की सहेली ने जल्दी से कहा, सुशीला। मैंने सिगरेट बुझा दिया। हाँ मिस सुशीला, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी या उषा की कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ वापस अपनी टेबल पर आ गया। सुजाता का मूड ऑफ हो गया था। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसे एक अजनबी लड़की से मेरी बातें करना पसंद नहीं आया। मैंने मुस्कुराते हुए सुजाता का हाथ थाम लिया और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये हमारे महकमे के एक ऑफिसर की भांजी है। इसको एक जज्बाती प्रॉब्लम का सामना है। असल में ये लड़की जिसका नाम सुशीला है मुझसे एक प्राइवेट जासूस का काम लेना चाहती है। सुजाता ने नाराजगी से पूछा, वो क्यों? मैं अब भी मुस्कुरा रहा था। आंखों के किनारे से देख लिया था कि सुशीला अपनी सहेली के साथ कोने वाली मेज पर बैठी बैरे को खाने या कॉफी का ऑर्डर दे रही थी। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, तुम्हें बताया ना कि ये एक रोमांटिक प्रॉब्लम में फंसी हुई है। इसका प्रेमी किसी दूसरी लड़की के झांसे में आकर दीवाना हो रहा है। अब ये चाहती है कि मैं ये सुराग लगाऊं कि कहीं वो लड़की खुफिया तौर पर उसके प्रेमी से ब्याह तो नहीं कर चुकी। इसका ख्याल है कि चूंकि मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, इसलिए ये काम बड़ी आसानी से कर सकूंगा। खैर भोली लड़की है। सुजाता ने कोई जवाब न दिया। उठते हुए अपना पर्स उठाया और बोली, चलो चलते हैं। जहां दम घुटने लगा है। इससे पहले सुजाता ने कभी इस रेस्तोरेंट में ऐसी शिकायत नहीं की थी। जाहिर है वो एक औरत थी, मुझसे मोहब्बत करती थी और मुझे किसी दूसरी खूबसूरत लड़की से अलग मेज पर जाकर बातें करते देखकर उसका मूड खराब हो गया था। सुजाता अपने जज्बाती मसाइल में उलझी हुई थी और मुझे एक नई परेशानी का सामना था। उषा मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती थी। जाहिर है अंबाला मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों को कैप्टन मल्होत्रा की लाश नहीं मिली थी और कुदरती तौर पर वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कैप्टन मल्होत्रा भी उधमपुर के थंडर बेस के धमाके में मर गया होगा। कैप्टन मल्होत्रा के घर महकमे की तरफ से इत्तला कर दी गई होगी, मगर उषा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। ये उसकी कैप्टन मल्होत्रा से मोहब्बत थी, लेकिन ये मोहब्बत मेरे लिए मुसीबत बन सकती थी। अगर वो अपनी मोहब्बत के जुनून में अंबाला मिलिट्री इंटेलिजेंस को जाकर ये बता देती हैं कि एक फ्लाइंग ऑफिसर ने एक ऐसे शख्स को कैप्टन मल्होत्रा कहकर उससे मिलवाया था जो असल में कैप्टन मल्होत्रा नहीं था, और फिर उस शख्स ने यानी मैंने उषा से वादा किया था कि मैं दूसरे रोज टेलीफोन पर कैप्टन मल्होत्रा से उसकी बात करवा दूंगा, और उसी रात थंडर बेस एक कयामत खेज धमाके से तबाह हो गया था। ये मेरी कयास आराइयां थीं और एक जासूस कमांडो की हैसियत से ये मुझे कयास आराइयां जरूर करनी चाहिए थी। सुशीला से दोबारा मिलने का सवाल पैदा नहीं होता था क्योंकि मैंने उसे अपना कोई एड्रेस वगैरह नहीं दिया था। जाहिर है वो अंबाला से दिल्ली आई हुई थी और 2-1 रोज बाद उसे दिल्ली वापस जाना था। उषा से भी दिल्ली में मुलाकात होने का कोई इम्कान नहीं था। अगर वो अंबाले में किसी पुलिस वाले को मेरे बारे में कुछ कह भी देती है तो पुलिस को क्या पता कि मैं कौन हूँ, और फिर पुलिस को बेमकसद सरकार के लिए सर खपाने की क्या जरूरत है। सुजाता मेरे पहलू में बैठी थी। गाड़ी नई दिल्ली की जगमगाती हुई सड़कों पर से गुजर रही थी। मैंने सुजाता की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, सुजाता मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे और सिर्फ तुमसे। सुजाता ने अपना बाजू मेरे बाजू के साथ लगा लिया। उसके दिल से सुशीला के बारे में शक दूर हो गया था। मैं भी यही चाहता था। दूसरे दिन मैं अपने ऑफिस गया तो तमाम लोग बड़ी गर्मजोशी से मिले। मिस्टर तिवारी पहले तो मुझे अपने सुनहरे फ्रेम वाली ऐनक के पीछे से गौर से देखते रहे, फिर मुस्कुराए, हाथ मिलाया और बोले, मिस्टर मेहता तुम पहले से कुछ कमजोर हो गए हो।
क्या शिमले का पानी रास नहीं आया है? मैंने अपने दूसरे दोस्तों की तरह यहाँ भी वही बहाना पेश किया कि इस दफ़ा शिमले में ज़्यादा देर बीमार रहा। उन्होंने मुझे कुछ ज़रूरी फाइलें दी और कहा कि इन्हें आज ही निपटा देना। मेरा ख्याल है कि वो मुझसे उधमपुर वाले सानहे का जिक्र करेगा, मगर उसने मुझसे इस सिलसिले में कोई बात न की। मैं फाइलें उठाए अपने कमरे में आ गया। ये फाइलें दफ्तर के क्लर्कों वगैरह की तरक्कियों और उनके छोटे छोटे दफ्तरी मसाइल के बारे में थी। शिमले से वापस आकर अपने दफ्तर में काम करते हुए मुझे एक हफ्ता गुजर गया था। इस दौरान में वहाँ किसी ने उधमपुर वाले सानहे के बारे में मुझसे कोई बात न की। मैं खुद तो इस मौजू को छेड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि भारतीय हुकूमत इस वाक़े को दबाना चाहती थी।